नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा डिटेल, वो सभ्यता क्या है, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, उसकी लिपि क्या थी, उसके अंत्येष्टि क्रियाएँ क्या थी, उसका आर्थिक जीवन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसकी मतलब आर्थिक जीवन में उसकी कृषि कैसी रही, व्यापार और वाणिज्य कैसा चला, निर्यात की वस्तुएं, मुख्य वस्तुएं क्या थी, या प्रमुख संरचनाएं मतलब एवं इमारतें, ये सब की संरचनाएं कैसी हुई, किन किन इमारतों की संरचनाएं हुई। फिर लास्ट में सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वो भी चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूरा आज हम आपको जानकारी देंगे, शुरू से लेकर अंत तक में क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा नया चैनल है ये, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, पहला पॉइंट है कि ये सभ्यता क्या है। चलिए अब हम सबसे पहले ये जानकारी देते हैं कि सभ्यता है क्या। तो यह एक जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। यह एक आदि ऐतिहासिक संस्कृति है जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी क्या कहा जाता है। यह एक आदि ऐतिहासिक संस्कृति है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक संस्कृति है जिसे कांस्य युगी सभ्यता भी हम कहते हैं, यानी कांस्य युग की सभ्यता। सबसे पहले क्योंकि इसका खुदाई जो हुआ है वो हड़प्पा में ही हुआ है, इसलिए उसका सर्वमान्य नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पर। हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका विस्तार कैसे हुआ। यह सभ्यता जो है, यह सभ्यता पश्चिम में, मतलब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है आपको बताते हैं। यह सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पश्चिम से, हम पश्चिम में आप बलूचिस्तान देश को लेंगे तो बलूचिस्तान के दक्षिणी समुद्र तट, यानी मकरान तट, समुद्र तट का नाम मकरान तट है। मकरान तट पर स्थित सुख्ता गेंडोर, यहाँ है सुख्ता गेंडोर से अगर आप यह सभ्यता जो है पश्चिम में बलूचिस्तान देश के दक्षिणी समुद्र तट यानी मकरान तट पर स्थित एक जगह है सुख्ता गेंडोर, वहाँ से लेकर पूर्व में उत्तर ऊपरी गंगा यमुना दोआब में एक जगह है आलमगीरपुर, वहाँ तक फैली है। ये पूर्व पश्चिम की बात है कि पश्चिम से पूर्व तक में किस किस स्थान में फैली है। तो पश्चिम में बलूचिस्तान देश के दक्षिणी समुद्र तट यानी मकरान तट पर स्थित सुख्ता गेंडोर जगह से लेकर पूर्व के उत्तर ऊपरी गंगा यमुना दोआब में आलमगीरपुर तक फैली है। और हम उत्तर से दक्षिण बात करें तो उत्तर में जम्मू में मांडा जगह, ये मांडा जगह है जम्मू में, वो मांडा जगह से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक ली गई है। ठीक है, दायमाबाद तक ली गई है। इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण हम आपको जानकारी दे दी है। पश्चिम में सुख्ता गेंडोर जगह से लेकर पूरब के आलमगीरपुर जगह तक, और उत्तर में जम्मू में जो मांडा जगह है वहाँ से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक मान ली गई है। इसका विस्तार मान लिया गया है। ठीक है, अब हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि उत्खनन से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों की अधिकता के आधार पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक जीवन, अब हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सामाजिक जीवन जो है इनका उत्खनन से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, इनके सामाजिक जीवन में क्या क्या प्राप्त हुई। तो उत्खनन से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों की अधिकता के आधार पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ उनके सामाजिक जीवन में लागू की गई थी। फिर दूसरा पॉइंट है सिंधुकालीन, यहाँ दूसरा पॉइंट है सिंधुकालीन समाज में पुरोहित मतलब पंडित, व्यापार करने वाला,
शिल्पकारी, कलाकार, शिल्पकारी, उसके बाद और श्रमिक महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। इनके सामाजिक जीवन से जुड़ी ये पॉइंट है। तो इनमें सिंधुकालीन समाज में जो आदमी सब थे, सिंधुकालीन समाज में, वो पुरोहित यानी पंडित, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक यानी मेहनती मजदूर, श्रमिक जो होते हैं काम करने वाले, वो महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे उस टाइम के सामाजिक जीवन में। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों तथा पुजारी का सिर, एक कांस्य नर्तकी और एक मुहर पर योगी की आकृति पशुपतिनाथ शिव के अनुरूप, उसी की तरह पशुपतिनाथ शिव के अनुरूप, उसी की तरह लिंगीय प्रस्तर एवं मातृ देवी की मन मूर्तियाँ इत्यादि से सिंधु सभ्यता कालीन धार्मिक तत्वों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि यहाँ इसके मतलब सिंधुकालीन सामाजिक जीवन जो था, सिंधुकालीन समाज जो था, वहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष जैसे में पुजारी का सिर, एक कांस्य नर्तकी और एक कांस्य योगी नर्तकी, ठीक है, और एक मोहर पर योगी की आकृति, एक मोहर मतलब पहले पैसे की जगह यहाँ मोहर चलता था ये, तो मोहर पर एक योगी की बनी हुई आकृति पशुपति के जैसी, पशुपतिनाथ के अनुरूप। ठीक है। और लिंगीय प्रस्थ एवं मातृ देवी की मन मूर्तियाँ इत्यादि सब जो है सिंधुकालीन समाज में सभ्यताकालीन धार्मिक तत्वों के अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सब मिली थी, सिंधुकालीन समाज में ये सब पाई गई थी। ठीक है। अब हम उसकी लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु सभ्यता की लिपि को जो है वो पढ़ा नहीं जा सकता है। इस लिपि को भाव और चित्रात्मक कहा जाता है। इस लिपि को जो है हम पढ़ नहीं सकते हैं। इस लिपि को भाव या चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए भाव चित्रात्मक लिपि इसे कहा जाता है। और इसकी जो है इसकी लिपि को चित्रात्मक और इसकी शैली दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखने की है, जिसे बुस्ट्रोफेदन शैली कहते हैं। ठीक है। लिपि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी की। तो लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि को जो है वो पढ़ा नहीं जा सकता है। इसको भाव या चित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसलिए जो है इस लिपि का नाम जो है भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, ऐसे रखा गया है। और इसकी शैली जो है दाएं से बाएं है, मतलब इस लिपि की शैली दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, ये लिखने की ये शैली है, मतलब इसका ढंग है, जिसे बुस्ट्रोफेदन शैली कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंत्येष्टि क्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है। सिंधु निवासी धार्मिक विश्वासों के आधार पर 3 प्रकार से मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है। सिंधु निवासी सब जो थे वो धार्मिक विश्वासों से, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो उनके आधार पर 3 प्रकार से जब कोई मरता था कोई व्यक्ति, तो मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं हम लोग। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे हम जलाते हैं, अंतिम उसका संस्कार करते हैं। तो सिंधु निवासी जो थे, सिंधुकालीन समाज के निवासी सब जो थे वो धार्मिक चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा करते थे, तो उन्हीं के आधार पर 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है। एक मरे हुए व्यक्ति का पहला था कि पूर्ण समाधि। ठीक है। पूर्ण समाधि द्वारा उसे जलाया जाता था, पूर्ण समाधि द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। दूसरा आंशिक समाधि द्वारा और तीसरा दाहकरण द्वारा। पहले पूर्ण समाधि द्वारा, फिर आंशिक समाधि द्वारा, फिर लास्ट में दाहकरण यानी जला दिया जाता था। ठीक है। अब हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। आर्थिक जीवन में सबसे पहले कृषि, तो कृषि के बारे में जान लेते हैं। उनके काल की कृषि कैसी थी, उनके समय की। तो गेहूँ तथा जौ यहाँ की मुख्य प्रधान फसलें थी। गेहूँ तथा जौ मुख्य फसलें थी यहाँ की। और चावल की खेती का प्रमाण सिर्फ
लोथल और रंगपुर में मिले हैं। यहाँ के 2 जगह थे, वहीं पे वही 2 जगहों पे सिर्फ सिर्फ चावल की खेती का प्रमाण सिर्फ लोथल और रंगपुर में मिलते थे। ठीक है, लोथल और रंगपुर में मिलते थे। और यहाँ की मुख्य फसलें सिर्फ गेहूँ और जौ थी। ठीक है, ज़्यादातर गेहूँ और जौ थी। दूसरा पॉइंट है, सिंधु वासियों को विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता था। सिंधु वासियों को जो है पूरे विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय दिया गया है। सबसे पहले सिंधु वासियों ने ही कपास की खेती शुरू की थी, कपास उगाया था। ठीक है, कपास को विदेशी व्यापार में सिंडन कहा जाता है। मतलब विदेशों में जो कपास बेचा जाता है तो उस व्यापार में जो उसका नाम सिंडन रखा गया है, सिंडन कहते हैं वहाँ पे। तीसरा है, पालतू पशुओं के में प्रमुख थे और सिंधुकालीन समाज के जो थे, सिंधुकालीन समाज के पालतू पशुओं में जो है वो प्रमुख थे। कौन कौन से थे? तो गाय, बैल, भैंस, बिल्ली, ये सभी। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बिल्ली, ये सभी प्रमुख थे। कुत्ता भी था, हाथी, बकरी, भेड़, सूअर इत्यादि, ये सभी प्रमुख पशु थे, पालतू प्रमुख पशु। सूअर भी था इत्यादि। शेर की जानकारी जो है वो नहीं है। और हाँ, राष्ट्रीय पक्षी जो था उस समय का, सिंधुकालीन समय का, तो वो कबूतर था। ठीक है, सिंधुकालीन समय का राष्ट्रीय पक्षी जो था वो कबूतर था। ठीक है, कबूतर था। अब हम उसके व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानते हैं। चलिए, व्यापार वाणिज्य, अंतर क्षेत्रीय व्यापार, वहाँ पे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहाँ कहाँ होता था? तो राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये जब सब जगह जो थे व्यापार और वाणिज्य कहाँ कहाँ होती थी? तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो होते थे वो जो है राजस्थान में होते थे, सौराष्ट्र में होते थे, महाराष्ट्र में होते थे, दक्षिण भारत में होते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तथा बिहार के भागों के साथ साथ जो है बिहार के भागों के साथ साथ होता था ये सभी व्यापार। बिहार में भी होते थे अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिंधुकालीन में। और विदेशी व्यापार जो होते थे, मतलब दूसरे देश से व्यापार, वो मुख्यतः मेसोपोटामिया और शुमेरिया यानी आधुनिक इराक, अभी आधुनिक में शुमेरिया को इराक बोलते हैं, इराक देश से, और मेसोपोटामिया देश से, इन 2 देश से, और बहरीन, ये तीनों देश से होता था व्यापार वाणिज्य का जो है वो डील सब इन 2 देशों से होता था। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं उसके निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या क्या थी। उसके निर्यात की मुख्य वस्तुएं क्या क्या थी? तो कपास थी, लोथल थी। मैंने आपको जानकारी दिया था कि कपास की खेती में सर्वप्रथम श्रेय दिया गया, सर्वप्रथम कपास उगाने का मतलब सिंधु घाटी के लोगों को, तो इसलिए वहाँ की मुख्य वस्तुएं जो थी निर्यात बेचने के लिए वो कपास थी सर्वप्रथम। उसके बाद लोथल और सीप और निर्मित वस्तुएं जो है कहाँ कहाँ बेची जाती थी? तो चनहुद्रों से कर्नेलियन, मनका, यहाँ तक बेची जाती थी। निर्यात की वस्तुएं कपास थी, लोथल थी, मतलब निर्यात की वस्तुएं, बेचने की वस्तुएं कपास थी, जो कि लोथल की सीप निर्मित वस्तुएं, कपास और लोथल की सीप निर्मित वस्तुएं, ये दोनों जो है चनहुद्रों से लेकर कर्नेलियन, मनका, यहाँ तक बेची जाती थी। ठीक है, अब प्रमुख संरचना एवं इमारतें, इस काल में कौन कौन सी इमारतों की संरचना हुए थे? सबसे पहला है बृहत स्नानागार, एक बड़ा सा स्नानागार बना था जो कि मोहनजोदड़ो में था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार ईंटों के स्थापना का सुंदर उदाहरण है। ईंटों के स्थापना का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, ईंटों के स्थापना का सुंदर उदाहरण है।
फिर अन्नागार बना था, बृहद स्नानागार बना था। ये भी जो है मोहनजोदड़ो से ही थी। अन्नागार ये भी मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुआ था। तो स्नानागार के पश्चिम में, स्नानागार जहाँ था बृहद स्नानागार, उससे जस्ट पश्चिम दिशा में स्थित अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ये तो स्नानागार है, यानी एक ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण। ठीक है, ये स्नानागार नहाने की जगह बनी थी, एक बड़ी सी बृहद, और एक अन्नागार बनी थी। ठीक है, वो एक इमारत थी। अन्नागार एक इमारत का नाम है जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तीसरा, सभा भवन बनाया गया था। एक धार्मिक सभाओं हेतु इसका उपयोग किया जाता था, सभा भवन का। ठीक है, धार्मिक सभाओं हेतु इसका उपयोग किया जाता था। किनका? तो सभा भवन का। एक बंदरगाह बना था। बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां में से एक है। बंदरगाह जो थी बना था जो, वो लोथल जगह है, वहाँ की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अब हम जानेंगे उसकी आयातित वस्तुएं, बेची गई वस्तुएं। क्या क्या बेचते थे वो कच्चा माल में वो टीन, तांबा, चांदी और जो है नील रत्न, लाजवट ये बेचते थे। और कहाँ कहाँ बेचते थे? तो उसके क्षेत्र थे अफ़गानिस्तान, ईरान। टीन यहाँ आयात होती थी अफ़गानिस्तान में और ईरान में। तांबा जो है खेतरी यानी राजस्थान में है वहाँ, और बलूचिस्तान में। फिर चांदी जो है ईरान और अफ़गानिस्तान में आयात होती थी। फिर नील रत्न जो है वो नील रत्न और लाजवट बदस्खान, ठीक है, यहाँ पे आयात होती थी। अब है उद्योग एवं औद्योगिक केंद्र। तो मनका उद्योग था एक, और उसके औद्योगिक केंद्र थे लोथल एवं चनहुद्री। ठीक है, एक चूड़ी उद्योग था बड़ा सा उस काल में, सिंधु काल में। तो उसका औद्योगिक केंद्र था चुनहोद्रो और कालीबंगन। ठीक है, ये सब था। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सिंधु घाटी का पतन। ठीक है, सिंधु घाटी का पतन। चलिए अब हम सिंधु घाटी का पतन के बारे में जानते हैं। कब हुआ, कैसे हुआ। सिंधु घाटी का पतनोन्मुख और अंततः विलुप्त हो जाने के संबंध में अनेक कारण हैं। ये सभ्यता जो है अचानक से विलुप्त हो गई। ठीक है, सभ्यता के पतनोन्मुख और अंततः विलुप्त हो जाने के संबंध में अनेक कारण हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, महामारी और बाहर से किया गया आक्रमण, बाढ़, भूवर्तनिक विक्षोभ इत्यादि। परंतु सभी कारणों के विश्लेषण के उपरांत यह कहा जा सकता है कि सभी नगरों का पतन भिन्न भिन्न कारण थे। सभी नगरों के पतन का सिंधु काल में जो सिंधु घाटी के नगर सब थे, अलग अलग लोथल, ये सब चनहुद्रो, ये सब, वो सभी नगरों का पतन हुआ। तो पूरे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो पूरे सिंधु सभ्यता के अंदर जितने नगर आते थे उन सभी नगरों का पतन भिन्न भिन्न कारणों से हुआ। ये इनके विलुप्त हो जाने से यह मतलब पता चलता है। बहुत सारे कारण से विलुप्त हो सकते, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी हो सकती थी, आई होगी, या बाहर से आक्रमण हुआ होगा। लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है सिंधु सभ्यता के पतन का, वो बाढ़ माना गया है। कहा जाता है कि बाढ़ के कारण ही, ज़्यादा तक आप जानकारी में जानेंगे तो बाढ़ के कारण ही शायद सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। लेकिन अनेकों कारण दिए गए हैं और उनके नगरें भी भिन्न भिन्न कारणों से उनका पतन हुआ था। पतन के कारण यहाँ दिया गया है, सभी विद्वान के दृष्टिकोण से किन किन कारणों से हुआ था। तो विद्वान का नाम है व्हीलर के अनुसार उसके दृष्टिकोण से इंद्र के कारण, यानी पुरंदर छवि, ये इंद्र के कारण बोल रहे हैं कि इंद्र के कारण ये पतन हो गया इसका। फिर डेल्स थे, डेल्स साहब, उनके कारण, उनके दृष्टिकोण से ये समझते थे वो कि प्रकृति को जो है, ये प्रकृति को निर्याकक मानते हैं और नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, ये नदियों के द्वारा शायद मानते हैं कि नदियों से बाढ़ की वजह से इनका पतन हुआ। फिर तीसरे थे गार्डन चाइल्ड, तो उनके कारण उनको लगता है, उनके दृष्टिकोण से कि आंतरिक
हाश एवं जो है बबरबाही आक्रमण के कारण, इनको लगा कि बाहर से आक्रमण हुए होंगे, उनके कारण हुआ है। मार्शल एवं मैके जो है सिंधु नदी के कारण, इन सिंधु घाटी में सिंधु नदी भी थी एक, तो उनको लगा कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इनका पतन हो गया होगा। फिर एक और विद्वान थे फेयर सर्विस, तो उन्हें लगता था कि पर्यावरण संकट में है, पर्यावरण जो है वो संकट में है, उनके कारण उन्हें लगता था कि पर्यावरण जो है संकट में है, तो पर्यावरण संकट में है इसलिए उनका पतन हो गया था, उन्हें लगता था। ठीक है। फिर एक और विद्वान थे ए घोष, उनके दृष्टिकोण से वो समझते थे कि आर्द्रता का ह्रास व भूमि की शुष्कता, ठीक है, शुष्कता यानी आर्द्र कुछ जलवायु के कारण इन्हें लगता था कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस घाटी का, इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर एक और विद्वान थे रंगनाथ राव, उन्हें लगता था लोथल के विनाश के कारण बाढ़, इन्हें भी लगता था बाढ़ के कारण ही, और कईयों को लगता था कि नदी सब के कारण या नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हो गया। तो ज़्यादातर संभावनाएं बाढ़ से ही आती है। और एक और विद्वान थे अंत में ऑरेल स्टीन, जिन्हें लगता था जलवायु परिवर्तन के कारण, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों को बाढ़ के कारण ही लगता था। तो सिंधु सभ्यता का ज़्यादा सभी विद्वान के दृष्टिकोण से ये सब थी पतनों के कारण, लेकिन ज़्यादा जो है संभावना बाढ़ के कारण ही थे। तो सिंधु सभ्यता का पतन आपने जान लिया। तो दोस्तों आपने सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। वो सभ्यता क्या थी, उनका विस्तार, फिर उनके आर्थिक जीवन जाना आपने, प्रमुख संरचनाएं एवं इमारतें, किन किन इमारतों की संरचना हुई वो जाना आपने, उसका पतन कैसे हुआ वो जाना आपने। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा वीडियो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जान के? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको कोई भी एग्ज़ाम में ये काम आएगा। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर दिस वॉच माई वीडियो। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, हमारा नया चैनल है, उसे आगे बढ़ाने की मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इतिहास की सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। और थैंक यू।